हेलो गाइस, मेरा नाम आदित्य कुमार है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द वे ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों, ये क्लास 9 का बायोलॉजी का चैप्टर 1 सेल का पार्ट 2 है। और है ना, तो आज हम इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कॉन्सेप्ट्स क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था सेल की डिस्कवरी किसने की, कैसे हुआ, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, सेल मेम्ब्रेन तक हमने पढ़ा था। आज इसी टॉपिक कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करते हैं मेन दो प्रोसेसेस। एक है डिफ्यूज़न एंड दूसरा है ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस है, इन दो प्रोसेस को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, है ना। अपने नॉलेज को आगे बढ़ाएंगे, उसको विस्तार करेंगे, हर चीज़ पे फोकस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो पे ध्यान से, है ना, गौर लगा के पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं डिफ्यूज़न के बारे में और ऑस्मोसिस के बारे में। ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूँ पहले। तो डिफ्यूज़न एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें गैस प्लस सॉलिड, गैस और सॉलिड चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, मूव ऑन करते हैं, यानी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में गैसेस चाहे सॉलिड मतलब पास होते हैं, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाते हैं। तो हम लोग वो इस तरीके से लिख सकते हैं, डिफ्यूजन इज द प्रोसेस, डिफ्यूजन इज द प्रोसेस in which gases and solid move towards lower concentration। ठीक है, from हायर कंसंट्रेशन। तो इस बात को आपको ध्यान देना, ये हो गया डिफ्यूजन का प्रोसेस। और एक हो गया ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस वैसा प्रोसेस होता है ना जिसमें केवल और केवल वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस द प्रोसेस इन विच, यहाँ पे ना आप लोग वाटर कर लेना। ठीक है, तो डिफ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच वाटर मूव्स टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन। समझ गए, बेसिक्स आपका क्लियर हो गया होगा। अब ऑस्मोसिस 3 तरीके का होता है। ठीक है, पहला हो गया हमारा हाइपोटोनिक, ठीक है, दूसरा हो गया आइसोटोनिक और तीसरा हो गया हाइपरटोनिक। तो यहाँ पे ध्यान देना, हाइपोटोनिक ऑस्मोसिस, आइसोटोनिक ऑस्मोसिस और हाइपरटोनिक ऑस्मोसिस। तो हाइपरटोनिक ऑस्मोसिस वैसा प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस का कि ना जिसमें कि सेल जो क्या करता हो ना, सराउंडिंग से वाटर को लेता हो। ऐसा सपोज कीजिए कि कोई सेल है, ठीक है, एक सेल है और सेल के सराउंडिंग में ना वाटर बहुत सारा, और सेल में वाटर की कमी हो गई है। तो सेल में वाटर की कमी होगी और सेल को वाटर की ज़रूरत है ना, फूड को बचाने में, चाहे मतलब, है ना। तो मतलब एक ऐसे मीडियम में साइटोप्लाज्म में ज़रूरत है उसको, चाहे नहीं तो उसको एज ए एनर्जी के तौर पे ज़रूरत है ना। तो ये सब चीज़ के लिए ना, तो जब सेल क्या करता है, सराउंडिंग से वाटर को लेता है, तो वो प्रोसेस हो गया हाइपरटोनिक। यानी कहने का मतलब है कि सेल के अंदर उस समय लोअर कंसंट्रेशन है और सराउंडिंग में हायर कंसंट्रेशन, यानी पानी हायर कंसंट्रेशन से कहाँ आएगा, लोअर कंसंट्रेशन में। तो सेल की पानी की पूर्ति हो गई, तो कौन प्रोसेस से कौन सा ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा, वो होगा हाइपरटोनिक। अब सपोज कीजिए कभी कभी क्या होता है ना कि सेल में ना मतलब पानी एकदम ही ज़्यादा हो गया। ठीक है, सेल को पानी की जरूरत नहीं है, सेल को एक्सक्रीट करना, उसको रिलीज करना, पानी नुकसान दे। तो यानी सेल में हाइपरटोनिक हो गया, मतलब सेल में क्या हो गया, सेल में हायर कंसंट्रेशन हो गया और सराउंडिंग में लोअर कंसंट्रेशन है, ज़्यादा पानी, तो ये रिलीज करके बाहर निकाल देगा। एक होता है, एक मीडियम होता है आइसोटोनिक, जब सेल में और सराउंडिंग में दोनों में बराबर अमाउंट में पानी प्रेजेंट है, यानी पानी एक ही जगह पे रहेगा, अगल बगल में जाएगा नहीं। तो ये हो गया टाइप, हो गया आइसोटोनिक का।
क्लियर, ये चीज़ हो गया। तो ये हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर कभी भी सेल को लिक्विड की जरूरत है, वाटर की आवश्यकता है, तो वो ऑस्मोसिस के थ्रू होगा। और ऑस्मोसिस में भी ये दोनों है ना, ऑस्मोसिस में भी कौन, हाइपोटोनिक, क्योंकि इसी से उसको पानी मिल रहा है, अगर ऐसे ज़्यादा हम लोग डीप में जाए तो, ठीक है। और जब हमें गैसेस जैसे कि कोई सॉलिड चीज़ की जब सेल को ज़रूरत हो खाने पीने के लिए एनर्जी के रूप में, तो वो डिफ्यूजन प्रोसेस को इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो इसी में डिफ्यूजन प्रोसेस के इस्तेमाल से जब सेल सॉलिड चाहे गैस चीज़ को अपने अंदर लेता है, चाहे ऑस्मोसिस प्रोसेस को इस्तेमाल करके वाटर को अपने अंदर लेता है, तो इस प्रोसेस का भी एक नाम होता है, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको समझेंगे, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझते हैं। देखिए, तो सेल में ना फूड न्यूट्रिएंट्स के लिए चाहे एनर्जी के लिए आदान प्रदान के लिए कुछ प्रोसेसेस होती हैं, है ना। उसमें से एक प्रोसेस हो गया हमारा एंडोसाइटोसिस, ठीक है, ध्यान देना, एंडोसाइटोसिस, और एक हो गया एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। तो जब सेल किसी चीज़ को एंट्री देता अपने अंदर, है ना, अपने अंदर इसको क्या कर रहा है, एंट्री करवा रहा है, तब वो हो गया एंडोसाइटोसिस। साइटो मतलब सेल, तो सेल के अंदर एंटर करवा रहा है, यानी एंडो मतलब अंदर, तो सेल के अंदर कुछ चीज़ लेके आ रहा था, वो प्रोसेस हो गया एंडोसाइटोसिस। जब वो सेल के बाहर कुछ रिलीज कर दे रहा है, जैसे कि वेस्ट मटेरियल को रिलीज कर दे रहा है, तो वो हो गया एक्सोसाइटोसिस, ठीक है ना। तो आपको याद होगा मैंने एक टर्म आपको बताया था, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसे पार्ट 1 में, है ना। अगर आपको नहीं पता था आप लोग पार्ट 1 जाके देख लीजिए। और दूसरा मैंने आपको टर्म बताया था सिलेक्टिव परमिएबल, यानी कुछ ही चुनिंदा चीज़ों को वो एंट्री करने देता है, भोजन को एंट्री करने देगा ना, है ना, चाहे उसको एग्जिट करने देता है, सेल से बाहर निकल जाओ, है ना। तो वो सेमी परमिएबल के चलते हो रहा था, यानी एंडोसाइटोसिस में कुछ ही आ रहा है, एक्सोसाइटोसिस में कुछ ही जा रहा है, यानी एंट्री कर रहा है और एग्जिट कर रहा है, यानी कुछ चीज़ आ रहा जा रहा है। तो ये दोनों प्रोसेस किसके थ्रू हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन के चलते। तो इन दोनों प्रोसेसेस को होने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। पहला तो वो सेमी परमिएबल प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना चाहिए, है ना। अगर ये नहीं होगा तो परमिएबल, तो ये चीज़ मतलब है, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है सेल में। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना चाहिए, है ना। दूसरा यहाँ पे कंसंट्रेशन की वैल्यू होनी चाहिए, कंसंट्रेशन होनी चाहिए, हायर कंसंट्रेशन होनी चाहिए, लोअर हायर होगा तब ना लोअर में जाएगा। और तीसरा प्रोसेसेस होनी चाहिए, कौन कौन सी प्रोसेस, डिफ्यूजन होनी चाहिए, है ना, डिफ्यूजन, और क्या होना चाहिए, ऑस्मोसिस होना चाहिए। तो जब ये सब चीज होंगे तभी ऑस्मोसिस एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस होगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। तो एंडोसाइटोसिस में सेल के अंदर कोई चीज़ आता है, और एक्सोसाइटोसिस में सेल की चीज़ को रिलीज करता है, यानी वेस्ट चीज़ को रिलीज करता है। एंडोसाइटोसिस में कुछ खाने पीने जैसे कि न्यूट्रिएंट्स मिले उसको सिर्फ एंट्री देता है, ठीक है। तो एंडोसाइटोसिस 2 टाइप का होता है, ध्यान दीजिए। एंडोसाइटोसिस 2 टाइप का होता है। पहला हो गया फैगोसाइटोसिस, और दूसरा हो गया फिनोसाइटोसिस, ठीक है। ठीक है, तो जब सेल के अंदर सॉलिड चीज एंट्री करे, जब सेल के अंदर सॉलिड चीज एंट्री करे, तब वो जिस प्रोसेस से एंट्री करता है तो वो हो गया फैगोसाइटोसिस। और जब सेल के अंदर लिक्विड चीज, पीलो ये सब याद कर लो, है ना, तब वो फिनोसाइटोसिस के थ्रू होता है। तो क्या कह सकते हैं, व्हेन सॉलिड थिंग्स एंटर टू दिस सेल, ठीक है, बाय देयर वैक्यूल्स, बाय सेल वैक्यूल्स, this process is known as phagocytosis. And when liquid substance or liquid things enter to the cell by vacuoles, then it is called phagocytosis. अब यहाँ पे vacuoles क्या होता है, तो वैक्यूल एक सेल ऑर्गेनेल है जो कि सेल में पाया जाता है। सपोज कीजिए एक सेल है, ठीक है, और यहाँ पे कोई लिक्विड चीज़ है, ठीक है। तो ये लिक्विड सेल को चाहिए, आपको मैंने बताया था हाइपोटोनिक, है ना। तो एक ऑर्गेनल होता है वैक्यूल, वो क्या करता है ना, यहाँ पे आ जाएगा और ये लिक्विड सब इसमें भर जाएगा, और फिर ये लिक्विड यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो जब उसको लिक्विड की जरूरत होगी वो लिक्विड को सेल यूज़ करेगा। और सपोज कीजिए ना इसी बीच में यहाँ पे कोई सॉलिड चीज़ है, तो उसी तरह केस है,
वो यहाँ पे वैक्यूल में स्टोर हो जाएगा, वैक्यूल उसको बीच में आके स्टोर कर लेगा, उसको जब सॉलिड चीज़ की एज ए एनर्जी की इस्तेमाल पड़ेगी, एनर्जी बनाना पड़ेगा उसको, तब वो इस चीज़ को इस्तेमाल करेगा। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे एक सेल ऑर्गेनल का काम आ गया वैक्यूल्स, वैक्यूल्स, ठीक है, वैक्यूल्स का काम आ गया। और एक और सेल ऑर्गेनल का लाइसोसोम, ठीक है, तो लाइसोसोम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब यहाँ पे टर्म आता है एक्सोसाइटोसिस। देखिए, तो जब सेल के अंदर, सुनिए ध्यान से, जब सेल के अंदर यहाँ पे ये जो लिक्विड चीज, जो सॉलिड चीज सेल के अंदर आया था, तो इसको एनर्जी के रूप में आया था ना, तो कहीं ना कहीं डाइजेस्ट होगा ना सॉलिड चीज और लिक्विड चीज, ऐसे पानी की मॉइस्चर को पूर्ति करने के लिए कहीं ना कहीं जरूरी होगा। लिक्विड से भी वेस्ट निकलेगा और सॉलिड थिंग से भी वेस्ट प्रोड्यूस होगा, जो कि सेल में की जो उसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो इस केस में एक्सोसाइटोसिस काम आएगा। तो एक्सोसाइटोसिस कोई टाइप नहीं होता, बस इसका डेफिनेशन ये है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि सेल क्या करता है ना, वेस्ट चीज को, वेस्ट मटेरियल को सेल से बाहर निकाल देता है। तो एक्सोसाइटोसिस इज द प्रोसेस इन विच सेल रिलीज देयर वेस्ट मटेरियल्स, है ना। तो ये हो गया एक्सोसाइटोसिस। इसीलिए एक्सोसाइटोसिस को हम लोग कभी कभी ना सेल वॉमिटिंग भी कहते हैं। तो एक्सोसाइटोसिस को हम लोग किस नाम से भी जानते हैं? सेल वॉमिटिंग। तो ये चीज याद रखना, सेल वॉमिटिंग भी कहते हैं हम लोग एक्सोसाइटोसिस को। और ये कौन कराता है? ये कराता है लाइसोसोम। ठीक है, तो लाइसोसोम का वैसे तो बहुत सारा फंक्शन है, जैसे कि इसको हम लोग गार्बेज बैग भी कहते हैं जब सेल ना, और सुसाइडल बैग भी कहते हैं, यानी ये वेस्ट को स्टोर करता है, वेस्ट को सेल से निकल, इसको गार्बेज बैग कहते हैं। और सुसाइडल बैग इसलिए कहते हैं जब सेल डैमेज हो जाता है ना, तो सेल को ये ब्रस्ट यानी खत्म कर देता है, फोड़ फाड़ चीर के बराबर कर देता है, फिर उसी सेल को रीजनरेट भी कर देता है, यानी सेल को बनाता भी है, सेल को मारता भी है। ये बहुत बड़ा खिलक्कड़ आदमी है, ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनल, सोच लीजिए आप लोग। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। तो मैं आपको उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ये छोटा मोटा चीज़ है ना। सेल वॉल को हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेल वॉल याद रखिए, सेल वॉल खाली प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है ना। और सेल वॉल लाइट्स जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, जैसे कोई सेल है ना, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, और यानी सेल मेम्ब्रेन होगा, और ये सेल वॉल होगा, जो आउटर एक तरीके का लेयर होता है। ठीक है, ये सेल वॉल हो गया, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहिए जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। और प्लांट सेल में पाया जाता है, और ये सेलुलोज से बना होता है। किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है, जो कि प्लांट सेल को कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करता है और प्लांट को एज ए स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और ये क्या करता है ना, है ना, ये क्या करता है, सेल में, है ना, जो वाटर को लूज करने में हेल्प करता है। ज़्यादा पानी हो गया तो उसको श्रिंकेज करता है, यानी श्रिंक यानी पचक जाना। एक होता है श्रिंक और एक होता है स्वेल। ठीक है, तो जब सेल जो होता है स्वेल हो जाता है, फूल गया ये, है ना, तो ये क्या करेगा ना, जो सेल वॉल है इसको श्रिंक करें, इसको पचकाने, यानी एक्स्ट्रा वाटर को सेल से बाहर निकालने में हेल्प करेगा। कौन करेगा? सेल वॉल करेगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी फेनोमेना को हम लोग प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस, यानी एक वैसा प्रोसेस जब सेल क्या करता है, अपने अंदर से वाटर को, एक्सेसिव वाटर को रिलीज करते हैं। तो वो कौन सा प्रोसेस हो गया? प्लाज्मोलाइसिस। और आपका ध्यान दीजिए, प्लाज्मोलाइसिस कहीं ना कहीं हाइपरटोनिक से रिलेट कर रहा है, क्योंकि हाइपरटोनिक में भी यही था, सेल क्या करता था, वाटर को, एक्सेसिव वाटर को सेल से रिलीज कर देता था। तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया, तो सेल वॉल खत्म। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था? अगर याद होगा तो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने सेल वॉल पढ़ लिया, जो कि सिर्फ किस में पाया जाता है? सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। और ये प्लांट सेल, एनिमल सेल, दो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। लेकिन सेल वॉल सिर्फ किस में पाया जाता है? वो सिर्फ पाया जाता है किस में? प्लांट सेल में। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस को। तो न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो न्यूक्लियस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं भाई साहब? हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस को, क्या कहते हैं न्यूक्लियस को? याद कीजिए आप लोग, साथ में दौड़ाइए। हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल, है ना। यही क्या करता है? पूरे सेल को कंट्रोल करता है।
और न्यूक्लियस की खोज की थी, कौन की थी? 1831 में। किसने की थी 1831 में न्यूक्लियस की खोज? रॉबर्ट ब्राउन ने, जो मैंने आपको लिखवाया था, देखिए यहाँ पे होगा। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था 1831 में? न्यूक्लियस की खोज की थी। 1830 में न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी 1831 में, ठीक है, अब याद रखिएगा। अब इधर हम लोग करते हैं। अब देखिए मैं आप लोग को न्यूक्लियस से कुछ मेन फंक्शंस बताता हूँ। अभी कौन इतना पढ़ेगा जीता है डीप में। मैं आपको ना जो भी कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आपको मैं एज अ ओवरव्यू दे देता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एज अ ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं, जो चीज़ में क्या लिखा हुआ है आपको यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ठीक है। ये वैसे एक बार आप लोग देख सकते हैं, आपके पास भी बुक होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स, जो कि रॉड शेप का होता है, ये आपको बताता है मैं, है ना। ये सब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, आपको सब मैं बता देता हूँ, ठीक है। और आप लोग इसको देख लीजिए वैसे एक बार, देखिए आप लोग पढ़िए, मैं थोड़ी देर अब तक आपको मैं ऐसे दिखा देता हूँ आपको मैं। चलिए देख लीजिए आप लोग, है ना। यहाँ पे ऐसा बच्चे से दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए इधर। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक तो हम लोग उसको इधर डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, है ना। तो हम लोग न्यूक्लियस को डिस्कस अच्छे से कर लेते। ओके गाइस, देख लीजिए आप लोग। ओके चलो लेट स्टार्ट है। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस को। तो न्यूक्लियस का पता चला किसने डिस्कवरी किया था, कब किया था, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए न्यूक्लियस जो होता है ना, हमारे सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, रॉड टाइप का, ठीक है, रॉड टाइप का, जिसको हम थ्रेड लाइक कह सकते हैं, है ना। और इसी को हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम क्या होता है ना, क्रोमोसोम एक हमारे शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है हमारे सेल का, जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। सपोज कीजिए कि कोई बच्चा है, जो अपने, अब कोई बच्चा है, अब तो माता पिता से ना कोई बच्चा उत्पन्न होगा, तो माता पिता का जो जानकारी है, जो अंश है, उस बच्चे में होगा, है ना। तो बच्चे में कुछ ना कुछ जानकारियाँ होती है जो उनके पेरेंट्स से मिलते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि फलाना एक मदर है, एक फादर है, उसका कोई बच्चा हुआ है एक्स वाई, है ना, एक्स वाई बॉय होता है, 10th में पढ़ोगे, मैं इसका जल्द वीडियो लाऊंगा, आपको बताऊंगा, ठीक है, कैसे होता है। इसको हम लोग सेक्स डिटरमिनेशन कहते हैं, सेक्स डिटरमिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो है ना, तो माता पिता, जैसे कि माता पिता का कोई जीन होगा, है ना, तो क्या पता है एक कोई चीज, कोई जानकारी माता का आ जाए, कोई जानकारी फादर का आ जाए, है ना। तो ये सब क्रोमोसोम डिसाइड करता है कि क्रोमोसोम एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब देखिए, तो न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए, ठीक है। डीएनए का तो लोग बहुत नाम सुनेंगे, बहुत फेमस टर्म है डीएनए। उसके बाद होता है आरएनए, ठीक है। उसके बाद होता है जीन, और जीन से रिलेटेड होता है राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम, ठीक है। अब देखिए क्रोमोसोम हो गया जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या था, जो थर्ड लाइफ स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर डीएनए। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। हम लोग कभी कभी ना इसको कहते हैं डीऑक्सी राइबोस, राइबोस कहते हैं इसको, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड और राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और देखो राइबो है यहाँ पे, देखिए आप देख सकते हैं, मतलब समझ जाइए कि क्रोमोसोम, डीएनए, जीन, फिर आरएनए। हमें तो गलत ऐसे लिख दिया, ऐसे रिलेट है क्योंकि एक जैसा है, इसलिए यहाँ पे आपको लिख दिया पहले, है ना। क्रोमोसोम, डीएनए, जीन, फिर आरएनए, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए अब होता क्या है, अब क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम टूट के, आपको पता है ऐसे डीएनए बनता है। देखिए यहाँ पे ऐसे क्रोमोसोम टूट के डीएनए बन गया, यहाँ पे डीएनए, ठीक है। और डीएनए के एक हिस्से को हम लोग जीन कहते हैं, ठीक है, और इसी में राइबोसोम होता है। अब ध्यान सुनिए, जैसे कि मान लीजिए किसी कोई पेरेंट्स, उसका बच्चा है, उस बच्चे का सब जीव के पास कान होता है। तो देखिए, तो एक कान एक ऑर्गन हो गया हमारे शरीर का, ठीक है।
अब देखिए, तो यहाँ पे जो जीन की जो डीएनए की बात होती है ना, डीएनए पूरे शरीर की बात होती है, लेकिन जीन की बात होती है ना, स्पेसिफिक ऑर्गन की बात होती है, स्पेसिफिक पार्ट की बात होती है। यानी अगर मान लीजिए एक जीन है, सपोज कीजिए कान का जीन है, तो जो कान का बनने का जो इंफॉर्मेशन होगा वो इस कान वाले जीन में होगा, समझे। और उस इंफॉर्मेशन बनाने की क्षमता उसको राइबोसोम देता है, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है। क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस करता है। कौन करता है? राइबोसोम ने प्रोटीन को बनाता है। कौन बनाता है? राइबोसोम बनाता है। और यही राइबोसोम किससे प्रेजेंट होता है? जीन में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्या होता है? न्यूक्लियस। ये तो सब आपको समझ में आ गया, जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्रोमाटीन है ना, ये सब क्रोमाटीन मटेरियल जो डीएनए है, क्रोमाटीन मटेरियल क्या है? जैसे कि डीएनए, आरएनए, जीन्स, ये सब क्रोमाटीन मटेरियल्स है, ठीक है, समझ आएगा। न्यूक्लियस हमारे शरीर में क्या करता है? न्यूक्लियस प्लेस सेंट्रल रोल, है ना, इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, है ना। न्यूक्लियस होता है सेंट्रल सेलुलर के रूप में बढ़ता है, मतलब रिप्रोडक्शन बहुत इसका मेन है, क्योंकि इसी में ही तो जीन, डीएनए, ये सब है। तो ये सब चीज़ें। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। पार्ट 2 में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में ना प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में कुछ अच्छे से पढ़ेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, फिर साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, है ना। और मैं इसी तरह का जल्द से जल्द वीडियोस लाऊंगा, इसका पार्ट 2 लाऊंगा। और क्लास 10th का मैं लाइव प्रोसेस स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो सब कुछ आप लोग रेडी रहिएगा। बायो केमिस्ट्री का मैं वीडियो अपलोड्स करते रहूँगा, है ना। बस आप मुझे फॉलो कीजिए, समझिए, क्योंकि ये आपके ही फ्यूचर के लिए, आपके गोल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।